गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजित रोड में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लेके हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत, व्याकरण, अध्याय 5, संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ऋत्व विसर्ग संधि। नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, पर पता लगा लेते हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना हमें। पार्ट 3 है इसका। सूत्र है इसका सस जुसो रू। सस जुसो रू। विसर्ग से पहले क्या है? अ के अलावा कोई स्वर हो तथा विसर्ग से परे कोई अस वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। अब आपको पता है कि उससे पहले हमने 2 संधियां पढ़ी थी, सत्व और उत्व। तो उसमें भी इसी प्रकार हमने पढ़े थे कि सत्व में 3 भाग हुए थे, दंत्य वर्ण, मूर्धन्य और तालव्य। और उसके बाद उत्व संधि भी हमने पढ़ी थी। तो इस प्रकार आपको स्वर याद हो ही गए होंगे। उत्व में भी हमने पढ़ा था अपलुत, ह्रस्व स्वर और फिर अवग्र चिन्ह। इस प्रकार हमने चीज़ें पढ़ी थी। ह्रस्व वर्ण पढ़ा था। तो उसी प्रकार हम ऋत्व विसर्ग में भी इसी प्रकार की चीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें जो अस्वर्ण आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि स और सजुस के स को रु आदेश हो जाता है। तो इसमें देखिए कि अ के अलावा कोई अन्य स्वर। अब अन्य स्वर ई या ई, उ या उ स्वर प्लस विसर्ग प्लस अस्वर्ण। अस्वर्ण को सघोष वर्ण भी कहते हैं। तो देखिए पहले तो स्वर की बात करते हैं। स्वर, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। ये आपको पता ही है, जिसमें ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और री। कितने हो गए? 5। फिर दीर्घ, दीर्घ में आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। कितने हो गए? 8। 8 और 5 13। तो ये हो गए स्वर। ध्यान दे देना, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए अस्वर्ण, अस्वर्ण की बात कर रहे हैं, जिसको सघोष वर्ण भी कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो देखना है। अस्वर्ण अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण और न। यम गण न। ठीक है ना। फिर चतुर्थ वर्ण ज, भ, घ,
ढ, ज, भ, घ, ढ, ध। फिर तृतीय वर्ण जब गढ़ 10 ज, ब, ग, ड़ और द। ये अस्वर्ण होते हैं। ये स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ वर्ण हो गए, जिसमें पंचवर्ण भी आ गए, चतुर्थ वर्ण भी आए, तृतीय वर्ण भी आए, ठीक है ना। तो ये अस्वर्ण जिसे सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें देखा गया कि ई ई उ ऊ स्वर प्लस विसर्ग, फिर प्लस अस्वर्ण, और विसर्ग का क्या हो गया, र। अब देखिए, अब सस जुसो रू से देखते हैं पहले कि आयुष, या तो लिखो आयुष या फिर कर दो आयुहु, विसर्ग, धन, वेद। अब देखो, ये जो वर्ण है ये अस्वर्ण है, इसके बाद विसर्ग है, ठीक है। ये विसर्ग हुआ, ये विसर्ग है, तो या तो आयुष ऐसे कर दो, नहीं तो फिर अपने को लंबी प्रक्रिया में चलना पड़ेगा कि स को सस जुसो रू से लोप किया, फिर र को लाए, रू आदेश किया, र में जो ऊ है उसको किया, फिर ये र हुआ, फिर र का विसर्ग हुआ, ऐसे ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आयुहु, धन, वेद। अस्वर्ण के पहले विसर्ग, विसर्ग का क्या हुआ, र। तो ये देखो, आयु प्लस वेद, ये विसर्ग है, विसर्ग का हमने क्या किया, र किया, तो फिर ये र यहाँ में मिला, यहाँ मिलते ही क्या हुआ, आयु वेद, आयु वेद, ऐसे, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो, पितुः, इसको भी कर सकते हैं, पितुष कर सकते हैं अपन, ये देखो पितुष या पितु, ऐसे सभी के साथ ऐसा होगा। ये पितुः, धन, गृहम, तो विसर्ग का हो गया र, और ये विसर्ग का र सीधे ही यहाँ ग के ऊपर आया, इक्वल पितुर ग्रहम। फिर देखिए, धनु, धन, धरः, विसर्ग का र हुआ, धनुर धर, इसमें भी काट सकते हैं अपन धनुष, सस जुसो रू से। तो फिर आसी, धन, बाद, विसर्ग का र हुआ, सूत्र के अनुसार ही ई है, देखो ई ई उ स्वर प्लस विसर्ग, तो देखो उ ई आ रहा है ना। आसी धन बाद है, विसर्ग का र हो गया आशीर्वाद। ज्योति, ये ई आ रहा है, ज्योति धन गमय, तो विसर्ग का र ग के ऊपर आ जाएगा, ज्योतिर्गमय, ये विसर्ग, ये सिंपल है। र जो ही आया तो आपको सिर्फ यहाँ पे विसर्ग लगानी है, इस प्रकार ये समस्त पद में आता है। तो ज्योति ही धन गमय, तो ज्योतिर्गमय, मुनि ही विसर्ग, मुनि ही धन अपि, तो मुनिर अपि, इसको ऐसा नहीं कर
करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कि आप इसको ऐसे कर लो, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो मुनीरपि, पदाति, पदाति ही धन एव, पदाति रेव, विसर्ग का र हुआ, फिर ए का मात्रा होगी पदाति रेव, द्वयो धन अपि, द्वयो धन अपि, तो द्वयोरपि, द्वयोरपि। फिर देखिए चतुः धन मुख, विसर्ग का र हुआ, म के ऊपर आगे र की मात्रा, चतुर्मुख, चतुर्मुख। जब र पहले आ रहा है तो जस्ट इसके बाद, प्लस के बाद वाले वर्ण पे ही मात्रा होगी इसकी। दृष्टि ही धन अपतत, तो दृष्टिर अपतत, दृष्टिर पतत। ठीक है ना, विसर्ग का र। अब देखिए इसका एक सेकंड ऑप्शन भी है कि पुनः या अंत शब्द आते हैं, या कभी कभी ये नहीं भी आते हैं। और अस्वर्ण, अस्वर्ण आपको पता ही है, जो मैंने लिखवाए थे आपको, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, और अ आ ई, ये स्वर है ना, हैवर। तो पुनः अंत जहाँ है वो विसर्ग को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं इनको कि यदि पुनः या अंतः शब्दों के साथ, यदि पुनः या अंतः शब्दों के साथ किसी अस्वर्ण का मेल, अस्वर्ण, ठीक है ना, अस्वर्ण का मेल हो तो वहाँ पर भी संधि करने पर इनके विसर्ग को र हो जाता है, और ये एक तरह का अपवाद भी है। ठीक है ना। अब जैसे लिख सकते हैं पुनः या पुनर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पुनः या पुनर भी लिख सकते हैं। तो र का क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो पुनः, क्वेश्चन करते हैं पुनः धन गणना, तो विसर्ग का र जस्ट मैंने कहा प्लस के बाद वाला जो वर्ण है उसी के ऊपर र की मात्रा आएगी। तो पुनर्गणना, पुनर्गणना यानी कि दोबारा गिन। पुनः या पुनर धन अपि, ये विसर्ग है, तो पुनर अपि। ठीक है। तो इसी प्रकार आगे भी देखते हैं। पुनः या पुनर धन आगमनम, पुनः या पुनर धन आगमनम, तो विसर्ग का क्या हो गया, र, और ये जो स्वर है ये इसमें मिल जाएगा। देखो पुनः धन आगमनम, आगमनम, ये र हो गया। ठीक है, और ये आ की मात्रा यह मिल जाएगी, तो पुनरा हो जाएगा ना। तो इक्वल क्या हो गया, पुनरागमनम। ठीक है, पुनरागमनम। अंतः या अंतर धन आत्मा, तो अंतरात्मा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये पुनः, अंतः, या इस प्रकार द्वय शब्द। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि मान लो इसी की तरह शब्द आ जाए अल्पेरपि। इसी प्रकार मान लो शब्द आ जाए अल्पेरपि। ये देखो, मान लो आ गया अल्पे, विसर्ग
धन अपि। इसका कैसे करोगे? देखो ये विसर्ग है, ये र है, र का क्या हो गया? विसर्ग, ठीक है ना। और ये शोर्त इसमें मिल ही गया, तो इक्वल क्या हो गया? अल्पे रपि, अल्पे रपि। उसी प्रकार मान लो आ गया मुने धन उत्तरम, तो देखो र का विसर्ग, र का विसर्ग, और ये वो कौन सा है? छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो इसकी मात्रा इसमें मिल गई, तो क्या हो गया? ये मुने, मुने र, वो की मात्रा मुनेरु तरम, ठीक है ना। इसी प्रकार ये शब्द बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण भी है जो आपको वीडियो सुनना है बार बार, और जो शब्द दिए हुए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ जो पहली हमने संधि पढ़ी थी, ये द्वयोरपि चतुर्मुख दृष्टि अपतत वाली जो पढ़ी थी ना, ये वाली, इसके उदाहरण है फर्स्ट वाला, तो ये यजुर्वेद लिखा हुआ है। तो यजुर्वेद का क्या हो गया? यजुः विसर्ग धन वेदः। फिर चतुर्भुज, सिंपल है, चतुर्भुज में चतुः विसर्ग धन भुज। फिर पढ़ा हमन धनुर्विद्या, देखो व के ऊपर र है, तो ये जो र है, ये क्या होगा? जब ज्यों ही विच्छेद होगा तो विसर्ग लग जाएगा, धनुः धनः विद्या, ठीक है। उसी प्रकार बहिर्गमनम, तो र कहाँ जाएगा? ह के पास, विसर्ग के रूप में, बहि धनगमनम, जो ही जोड़ेंगे प्लस के बाद वाले वर्ण के ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार ये पुनः अंत और अस्वर्ण के बारे में देखते हैं कि पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, या तो लिख दो पुनः धन आवृत्ति, या लिख दो पुनः पुनर् धन आवृत्ति, पुनर् धन आवृत्ति, या ऑब्लिक करके पुनः धन आवृत्ति, तो पुनरावृत्ति हो जाएगा। फिर देखो पुनरावलोकनम, पुनर्लोकनम, पुनर्लोकनम शब्द हुआ ना, पुनरावलोकनम, तो क्या हो गया? पुनः धन अवलोकनम, या पुनर्धन अवलोकनम, तो विसर्ग का र हो गया, या एज इट इज हो गया वो अवलोकनम। फिर है अंतर्गतम, तो ये शब्द है, इसमें भी क्या हो गया? अंतः धन गतम, ये र जो है वो विसर्ग के रूप में आएगा। ये सभी क्या है? ये समस्त पद है, ये संधि के समस्त पद है, संधि समस्त पद, यानी कि ये संधि शब्द है, संधि पद है, ये मिले हुए हैं, इनको आपको अलग अलग करना है, तोड़ना है। तो आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, और संधि आपकी आज ख़त्म हो गई है, तो संधि को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, सुनना है, और जितने भी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो प्रैक्टिस
दे रखी है उस प्रैक्टिस को भी करना है। जो कुछ मैं ऐसे उदाहरण दे देता हूँ उन उदाहरणों को एक बार देखना है, और जो उदाहरण करवाए गए हैं उनको भी वापस देखना है, और जो आपके बुक्स में भी है उनको भी देखनी है कि ये किस प्रकार होगी, इसमें कौन सा नियम लगेगा, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कार्य करना है। वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, और जो मुझे पूर्ण आशा है कि आपने अच्छी तरह से नोट्स बनाए होंगे, अच्छी तरह से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। और ये जो प्रश्न दे रखे हैं इन प्रश्नों को भी अच्छी तरह से पढ़ करके, ढंग से सुन करके वीडियो को, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। ये नहीं कि प्रश्न आप जल्दबाजी में, कभी कभी हो या ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बस मुझे सब आ रहा है, लेकिन सब आने के चक्कर में काफ़ी कुछ भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आराम से रिलैक्स होकर के प्रश्न को, सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद उत्तर देने शुरू करना है। प्रश्न को लिखना है, फिर आंसर लिख करके अच्छी तरह से लाइन खींचनी है, डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना है, अच्छी तरह से कार्य करना है, कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस रखना है, और हमेशा उत्साह से कोई कार्य करेंगे तो आधे से अधिक कार्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।